तो साल था 1922। इजिप्ट का वैली ऑफ किंग्स बिल्कुल शांत था, जैसे रेगिस्तान खुद ही अपनी सांसों को रोके हुए हो। इसी खामोशी के नीचे एक ऐसा टूम छुपा हुआ था जो लगभग 3000 सालों से किसी इंसान ने नहीं देखा था। जब ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने उस टूम के सील दरवाजे को खोलने की कोशिश किया तो उस वक्त किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये डिस्कवरी हिस्ट्री के साथ साथ एक भयानक कहानी को भी जन्म देगा। जैसे ही टूम का रास्ता खुला, दुनिया को सोने का खजाना मिला, लेकिन साथ ही शुरू हुआ मौत, डर और एक शब्द जो आज तक लोगों के दिमाग में घूमता है, कर्स। कहते हैं कि इस टूम को छेड़ने वालों पर फैरो का कर्स लग जाता है। तो आज के वीडियो में हम इजिप्ट के फैरो तूतनखामुन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, आखिर ये तूतनखामुन था कौन? तूतनखामुन, जिसे हम किंग टट के भी नाम से जानते हैं, वो इजिप्ट का एक ऐसा फैरो था जो बहुत कम उम्र में गद्दी पर बैठ गया था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उसने राज्य संभाला और लगभग 18 या 19 साल की उम्र में उसका मौत हो गया। उसका रूल ना ज्यादा लंबा था, ना ही उसने कोई बड़ा वॉर जीता। फिर भी आज अगर किसी फैरो का नाम दुनिया भर में सबसे ज्यादा फेमस है तो वो तूतनखामुन है। इसका रीजन उसका जिंदगी नहीं बल्कि उसका मौत और उसका टूम्ब है। तो हावर्ड कार्टर, जिन्होंने अपना जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा एंशिएंट इजिप्ट के राजों को समझने में लगा दिया, सालों तक उन्होंने वैली ऑफ किंग्स में खुदाई किया, जबकि उस वक्त के एक्सपर्ट का मानना था कि इस जगह का सब कुछ पहले ही लूट लिया गया है। लेकिन कार्टर को अपनी थ्योरी पे पूरा भरोसा था। और फिर आया 4 नवंबर 1922 का दिन, वो दिन जिसने हिस्ट्री बदल दिया। खुदाई के दौरान कार्टर और उसकी टीम को जमीन के नीचे जाता हुआ कुछ सीढ़ियां मिला। जैसे जैसे रेत हटाया गया, एक सील डोरवे सामने आने लगा। ये वही पल था जहां एक्साइटमेंट और डर दोनों एक साथ मौजूद थे। जब टूम का दरवाजा थोड़ा सा और खोला गया, कार्टर ने एक छोटी सी ओपनिंग से अंदर झांका। उस मोमेंट पर जब उनसे पूछा गया, कैन यू सी एनीथिंग, तो कार्टर ने धीरे से कहा, यस, वंडरफुल थिंग्स। अंदर का नजारा एकदम कमाल का था। उसके अंदर सोने के स्टैचूज, रॉयल चैरियट्स, प्रीसियस ज्वेलरी और एक पूरी तरह सील्ड बरियल चेम्बर था जो हजारों सालों से अनटच्ड था। लेकिन इस खूबसूरती के साथ एक अजीब सा फीलिंग भी था। अंदर का हवा भारी था, जैसे वक्त खुद सांस लेना भूल गया हो। ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं था, बल्कि एक ऐसा दरवाजे का खुलना था जिसे शायद कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। और इसी पल से शुरू हुआ तूतनखामुन के कर्स का कहानी। जब तूतनखामुन का टूम दुनिया के सामने आया तो सिर्फ सोने और खजाने ने लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया, उससे ज्यादा अटेंशन एक और चीज ने खींच लिया, वहाँ के कर्स का वार्निंग ने। कहा जाता है कि टूम के अंदर एक लाइन लिखा हुआ था, डेथ शैल कम ऑन स्विफ्ट विंग्स टू whom who disturb the peace of the pharaoh, यानी जो भी फैरो की शांति को भंग करेगा उस पर तेज और अचानक मौत आएगी। इसी बात पर आज भी हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये लाइन एक्चुअली टूम पर नहीं लिखा हुआ था, बल्कि बाद में मीडिया ने इसे पॉपुलर बनाया। लेकिन 1920s के टाइम पर जब दुनिया ऑलरेडी मिस्ट्रीज और कर्सेस पे बिलीव करती थी, ये लाइन एक नॉर्मल वार्निंग नहीं लग रही थी। लोगों को एक प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी जैसा महसूस हुआ। जैसे जैसे ये कोट न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में स्प्रेड होने लगा, वैसे वैसे डर भी फैलता गया। हेडलाइंस में लिखा जाने लगा कि फैरो अपनी नींद से जाग चुका है। लोग कहने लगे कि जो भी इस टूम को डिस्टर्ब करेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब कर्स सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल फियर बन चुका था। और फिर आगे जो हुआ उसने डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। टूम के खुलने के कुछ ही टाइम बाद उस एक्सकवेशन से जुड़े लोगों के साथ अजीब इंसिडेंट होने लगे। उन लोगों में डेथ, इलनेस और एक्सीडेंट, ये सब कुछ इतना सडन था कि लोगों को कोइंसिडेंट पर भरोसा नहीं हो रहा था। यहीं से दुनिया ने एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या ये सच में फैरो का कर्स था या हम कुछ ज्यादा ही दूर तक सोच रहे थे? इसी सवाल के साथ कर्स की कहानी ऑफिशियली अब शुरू हो चुका था। तो अब हम इस एक्सकवेशन के काफी इंपॉर्टेंट आदमी के बारे में बात करेंगे, जो कि है लॉर्ड कार्नरवोन। तो लॉर्ड कार्नरवोन वो इंसान थे जिनके बिना तूतनखामुन का टूम शायद दुनिया के सामने कभी आता ही नहीं। इन्होंने ही इस एक्सकवेशन का पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। जब टूम डिस्कवर हुआ तो कार्नरवोन खुद इजिप्ट में मौजूद थे और वो इस हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा बने। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कर्स की कहानी में भी सबसे पहला नाम वही होंगे। टूम खुलने के कुछ ही महीने बाद कार्नरवोन के गले पे एक छोटा सा मॉस्किटो बाइट करता है। शुरू में इसे कोई सीरियस बात नहीं माना गया, लेकिन धीरे धीरे ये मॉस्किटो बाइट में इन्फेक्शन हो गया। फिर उसके बाद उनका फीवर बढ़ने लगा, उनका बॉडी वीक होने लगा और कुछ ही दिनों में निमोनिया ने उनका हालत बिगाड़ दिया। और 5 अप्रैल 1923 को लॉर्ड कार्नरवोन का डेथ हो गया। अगर ये कहानी यही खत्म हो जाता तो शायद लोग इसे एक अनफॉर्चुनेट मेडिकल केस मान लेते, लेकिन जो चीजें उसके बाद हुआ उसने दुनिया को डरा दिया। कहते हैं जिस एग्जैक्ट मोमेंट पर कार्नरवोन ने अपनी आखिरी सांस लिया, ठीक उसी वक्त कायरो शहर में सारी लाइट्स अचानक से बंद हो गया। एक पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। और इससे भी ज्यादा डरावना बात तो ये था कि इंग्लैंड में उसी वक्त कार्नरवोन का पेट अचानक से जोर जोर से हाउल करने लगा और फिर वहीं गिर के मर गया। लोगों को अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट नहीं लग रहा था, इतना ज्यादा टाइमिंग का मिलना और इतनी अजीब तरीके से इवेंट का कनेक्ट होना सब कुछ किसी वार्निंग की तरह महसूस हो रहा था। न्यूज़पेपर्स ने स्टोरी को आग की तरह फैला दिया। हेडलाइंस चिल्लाने लगी, फैरोज कर्स क्लेम्स हिज फर्स्ट विक्टिम। यहीं से एक सिंपल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी एक ग्लोबल हॉरर बन चुका था। दुनिया कहने लगी तूतनखामुन का कर्स रियल है और उसने अपना पहला शिकार कर लिया है।
तो लॉर्ड कार्नरवॉन के मौत के बाद लोगों को अभी भी लग रहा था शायद ये सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया एक चीज क्लियर होते गया, मौत सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहा। तूतनखामुन के टूम से जुड़े और भी लोग एक के बाद एक अजीब हालातों में मरने लगे। कुछ लोगों को सडन फीवर हुआ जो कि डॉक्टर समझ ही नहीं पाए। कुछ लोग बिल्कुल हेल्दी थे लेकिन अचानक से उनका कंडीशन बहुत तेजी से खराब हो गया। कोई अनएक्सपेक्टेड इलनेस से मरा तो कोई मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। उन सब में एक ही कॉमन बात था, सबका नाम किसी न किसी तरीके से तूतनखामुन के टूम से जुड़ा हुआ था। पहले जो रिपोर्ट सिर्फ डिस्कवरी पर फोकस था अब वो फियर और कष्ट पे सेंटर्ड हो चुका था। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स बार बार ये सवाल पूछ रहे थे, क्या फेरो अपनी शांति को डिस्टर्ब करने का बदला ले रहा है? लोग कहने लगे जो भी तूतनखामुन के सुकून को डिस्टर्ब करेगा उसे अपनी जिंदगी से कीमत चुकाना पड़ेगा। अभी कर्ज का बात पूरा ग्लोबली फैल चुका था जिसका जिक्र यूरोप से अमेरिका तक होने लगा। अब तो लोग भी मानने लगे थे कि ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और इसी डर के साथ तूतनखामुन का टूम सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं रहा, वो मौत और मिस्ट्री और वार्निंग का सिंबल बन चुका था। जब तूतनखामुन के टूम से जुड़े लोगों की मौत की कहानियां दुनिया भर में फैल रही थी तब सबसे बड़ा सवाल उठा कि हावर्ड कार्टर का क्या हुआ? वो इंसान जिसने टूम को डिस्कवर किया, जिसने सबसे पहले दरवाजा खोला, क्या वो भी कर्ज का शिकार बना? हैरानी की बात ये थी कि हावर्ड कार्टर पे कर्ज का कोई असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक रहा और 1939 तक जिंदा रहा और उसका मौत नेचुरल कॉजेज से हुआ। ये फैक्ट लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था क्योंकि अगर कर्ज रियल था तो सबसे पहला निशाना कार्टर को होना चाहिए था। इसी पॉइंट पर कर्ज का थ्योरी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कर्ज बस एक मीडिया का बनाया हुआ मिथ था जिसे न्यूज़पेपर ने सेंसेशनल बनाया था। उनके हिसाब से डेथ का कनेक्शन टूम से सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि कर्ज सिलेक्टिव था। उनका कहना था कि फेरो का बदला सिर्फ उन लोगों के लिए था जिन्होंने लालच या गलत इरादे से टूम को डिस्टर्ब किया था। हावर्ड कार्टर को कई लोग इसीलिए बचा हुआ मानते हैं क्योंकि वो टूम को रिस्पेक्ट के साथ हैंडल कर रहा था। उसके लिए कोई खजाना नहीं था बल्कि एक हिस्ट्री था। शायद इसीलिए अगर कर्ज था भी तो कार्टर उससे बच गया। जब कर्ज का कहानी पूरी दुनिया में फैल रहा था तब मॉडर्न साइंटिस्ट ने इस पूरे केस को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। साइंटिस्ट कहते हैं जो टूम हजारों सालों तक सील्ड रहता है उसके अंदर का एनवायरनमेंट नॉर्मल नहीं होता है। उसके अंदर टॉक्सिक मोल्ड्स, फंगी और हार्मफुल बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जो इंसान के लंग्स और इम्यून सिस्टम को सीरियसली डैमेज कर सकते हैं। जब कोई इंसान अचानक से सील्ड प्लेस में एंटर करता है तो उसका बॉडी उस एनवायरनमेंट को हैंडल नहीं कर पाता है। कुछ स्टडीज के मुताबिक ऐसे टूम में एस्परगिलस जैसे डेंजरस मोल्ड पाए जाते हैं जिनके कारण फीवर, रेस्पिरेटरी फेलियर और इवन निमोनिया तक हो सकता है। ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कर्ज से जुड़े कई लोगों का डेथ इसी टाइप की इलनेस से हुआ था। इस साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से मौत का रीजन फेरो का कर्ज नहीं था बल्कि 3000 साल से बंद हुआ एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट था। जो लोग वीक इम्यूनिटी और पहले से किसी इलनेस से सफर कर रहे थे उनके लिए ये और भी ज्यादा डेंजरस बन गया। इस एंगल से देखा जाए तो कर्ज सिर्फ एक कहानी लग सकता है लेकिन साइंस के लिए ये सिर्फ एक कॉज और इफेक्ट का केस था। साइंस के बाद एक और एंगल है जो इस पूरी कहानी को बहुत ज्यादा अनसेटलिंग बना देता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि फियर सिर्फ एक फीलिंग नहीं होता है बल्कि कभी कभी ये खुद एक किलर भी बन सकता है। जब कोई इंसान किसी चीज पे पूरी तरह बिलीव कर लेता है तो उसका दिमाग और बॉडी दोनों उस बिलीव के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लग जाते हैं। जो लोग तूतनखामुन के कर्ज से जुड़े एक्सपीडिशन का हिस्सा थे वो लोग पहले ही कहानी को सुन चुके थे। न्यूज़पेपर, रूमर्स और वार्निंग ने उनके दिमाग में डर बैठा दिया था अगर टूम को डिस्टर्ब किया गया तो मौत आएगी। ऐसे में हर छोटी सी इलनेस उन्हें डेडली लगने लगती थी। फिर धीरे धीरे उनका स्ट्रेस बढ़ता गया, उनका नींद भी कम होता गया और उनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होने लगा। साइकोलॉजी में इसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं, मतलब नेगेटिव बिलीफ इलनेस को ट्रिगर कर देता है। दिमाग जब मान लेता है कि कुछ गलत होने वाला है तो बॉडी भी उस फाइट को हारने लगता है। अगर इस एंगल से देखा जाए तो तूतनखामुन का कर्ज शायद किसी फेरो ने नहीं बल्कि इंसान ने खुद अपने दिमाग से क्रिएट किया हुआ था। आज भी जब तूतनखामुन का नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ फेरो के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके दिमाग में मिस्ट्री, फियर और क्यूरियोसिटी एक साथ आ जाता है। हजारों सालों पहले मर चुका एक यंग किंग आज भी लोगों के ख्यालों में जिंदा है। उसका गोल्डन डेथ मार्क सिर्फ एक आर्टिफैक्ट नहीं था बल्कि एक सिंबल बन चुका था पावर, डेथ और सीक्रेट्स का। इस कर्ज का कहानी इतना गहरा हो चुका था कि टाइम भी इसे नहीं मिटा पाया। मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स और पॉप कल्चर ने इस कहानी को आज भी जिंदा रखा है। हर जनरेशन इस कहानी को नए एंगल से दिखाता है, नए सवाल पूछता है, लेकिन जवाब हमेशा अधूरा रह जाता है। शायद कर्ज कभी था ही नहीं, शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस, साइंस और इंसान का डर का कॉम्बिनेशन था। खैर इस बारे में तो आज भी लोग डिबेट करते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, कुछ कहानी कभी खत्म नहीं होता है क्योंकि जब तक इंसान अनजाने से डरता रहेगा, जब तक मौत और आफ्टर लाइफ जैसे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक तूतनखामुन के कर्ज का कहानी हमेशा जिंदा रहेगा। और शायद इसीलिए आज 3000 साल बाद भी हम अभी तक इस टूम के बारे में बात कर रहे हैं जिससे कोई चीज हमें वहाँ से देख रही हो। तूतनखामुन का कर्ज हमें एक बात याद दिलाता है, जब हम पास्ट को बिना सोचे समझे डिस्टर्ब करते हैं तो हमें उसका अंजाम भी भुगतना पड़ता है। भले ही कोई कर्ज था या कोई मिथ था, एक चीज तो क्लियर है, कुछ राज शायद बंद ही रहे तो अच्छा होता है। कमेंट्स में बताना है कि वीडियो कैसा लगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।